ये तो रहेंगे एक्साइटेड क्योंकि इनको चाहिए 4 या 6, लेकिन हमको करना है अपना चैनल फिक्स। रायगढ़ का मोस्ट एंटरटेनिंग रेडियो स्टेशन 89.6 रेडियो धूम। जो दुनिया को देखने की अलग नजर रखते हैं दोस्तों, वही बुलंदियों को छूने का सही हुनर रखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे पिया वेलकम करती हूँ आप सभी श्रोताओं का रेडियो धूम 89.6 के प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। और आज के शुरुआत की चंद लाइंस जो मैं डेडिकेट करती हूँ हमारे आज के आर्टिस्ट को, जिन्होंने रायगढ़ के छोटे से गांव से निकलकर देश के विभिन्न नामचीन शहरों में हमारे रायगढ़ शहर का ही नहीं अपितु पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। आज हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो में मेरे सामने मौजूद है एक्टर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, प्ले डायरेक्टर और बहुमुखी प्रतिभा के धनी मोहन सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी आपका हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो पर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी, वैसे तो आपसे परिचय जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे श्रोताओं के लिए हम आपसे सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं और आपके परिवार के बारे में हमें कुछ बताएं। जी बिल्कुल, नमस्कार, मेरा नाम मोहन सागर है। मैं ग्राम गेजामुड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में पापा हैं, मम्मी है, एक छोटा भाई है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है ज्योति पंचोर, अब एक छोटा सा बेटा हुआ है कियांश। जी, बहुत ही प्यारी फैमिली है आपकी। मोहन जी, इसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। आपके स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से आपने प्राप्त की? जी, प्राथमिक और मिडिल तो मैं अपने गांव पर ही पढ़ाई किया, ग्राम गेजामुड़ा में। उसके बाद फिर मैं आ गया हायर सेकेंडरी के लिए रायगढ़ म्यूनिसिपल स्कूल। वहाँ मैंने 11th और 12th वहीं से पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मैं चला गया खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय। वहाँ से मैंने एक्टिंग में बैचलर मास्टर दोनों किया और साथ ही वहाँ पर लोक संगीत मैंने लिया, क्लासिकल गायन मैंने लिया। तो ये साथ ही मेरा एक्टिंग के साथ ही चलता रहा। जैसा कि आपने बताया, आपने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से थिएटर में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। खैरागढ़ एक बहुत बड़ा संगीत विश्वविद्यालय है, वहाँ थिएटर के अलावा और भी विधाएं हैं, पर आपने थिएटर ही क्यों चुना? कहने का मतलब बचपन से ही आपका रुझान एक्टिंग की तरफ था या किसी के सुझाव से आप वहाँ गए? बचपन से घर में संगीत का माहौल रहा है और मम्मी सिंगिंग करती हैं, पापा ढोलक प्ले करते हैं, तो उनके साथ गायकी में करते रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब मैं 5th क्लास में था, तो ये एक मज़े की बात है, मैं बताना चाहूँगा। तो हमारे गांव में हमारे जस्ट गेजामुड़ा के साइड में एक गांव है बनहर, तो वहाँ पे एक चाट वाला है। तो वो हमारे गांव आसपास गांव में वो जाता है बेचने के लिए। तो एक दिन मैं ऐसे ही 5 रुपये लेकर के मैं गया वहाँ पर ख़रीदने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो छोटा सा बच्चा है ये एक दिन टीवी पर आएगा, देखना तुम्हारे गांव का नाम रोशन करेगा। तो पता नहीं वो पीछे मेरे कहीं माइंड में वो बैठ गया। उसके बाद जब भी मैं टीवी देखता था तो मुझे लगता था यार कि ये जो पीछे ये जो दुनिया है ये क्या है, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। तो वो मेरे माइंड में रह गया और गायकी चलता रहा मेरा। जब मैं रायगढ़ आया, वहाँ पे मुझे मिली कल्याणी मुखर्जी मैम। मैं उनके बारे में मुझे नहीं बताऊँगा तो ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब मैं 15 अगस्त के दिन वहाँ पर मैंने सॉन्ग गाया तो उनको मतलब सिंगिंग उनको बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और उन्होंने बोला कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तुम आगे इसमें कैरियर बना सकते हो, काम कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि तुम क्या संगीत सीखना चाहोगे? तो मैंने कहा कि मैम सीखना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास फ़ी देने के लिए पैसे नहीं हैं। उन दिनों मतलब बहुत ये सारी चीज़ें चल रही थी, आर्थिक स्थिति। तब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हें फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम अगर सीखना चाहोगे तो बताओ। तो मैंने कहा कि हाँ मैम। तो उन्होंने मुझे फिर लेकर के गए गुरुजी वेदमणि सिंह ठाकुर सर के यहाँ। मैं वहाँ गया, उन्होंने मतलब एडमिशन कराया और जो भी फ़ी था मैम ने पे किया। फिर मैं वहाँ पे क्लासिकल सीख रहा था। मैं घर से साइकिल में वहाँ से 15 किलोमीटर रायगढ़ पड़ता है, वहाँ से गेजामुड़ा से रायगढ़। तो मैं साइकिल में वहाँ से मतलब 10:30 बजे हम लोग की क्लास लगती थी, लेकिन मैं वहाँ पे आता था 9 बजे, 9 से 10 में म्यूज़िक करता था, फिर मैं आता था स्कूल। ऐसे ये चलता रहा। तो मैम यहाँ पर गुड़ी नाट्य संस्था में जुड़ी हुई हैं और उसके जो संस्थापक हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं वो आदरणीय डॉक्टर योगेंद्र चौबे सर हैं। सेकंड कड़ी में उनको मानूंगा।
तो मैम ने कहा कि एक काम करो, तुम गाना भी अच्छा गा लेते हो, अभी हम लोग एक प्ले करने वाले हैं, तुम चलोगे साथ में? तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा। तब उसी टाइम चौबे सर यहाँ पर प्ले डायरेक्शन करने आए थे मधुशाला, क्योंकि मधुशाला म्यूजिकल है तो उनको सिंगर उस टाइम उन प्ले में लगना था। तब मैम मुझे एक शाम को लेकर के गए, बोले कि ये मेरा स्टूडेंट है और ये गाता अच्छा है, आप एक बार सुन लो। तब चौबे सर ने मुझे कहा कि बेटा सुनाओ कुछ। मैंने उनको सुनाया, उनको अच्छा लगा, बोले कि ठीक है तुम हमारे प्ले में हमारे साथ काम कर सकते हो। 4:30 बजे क्लास करने के बाद फिर 6 बजे प्रैक्टिस करते थे इवनिंग में, रायगढ़ में ही 6 से 8। तो मैं शाम को फिर उनके साथ प्रैक्टिस में जाने लगा। तो जब मैं प्रैक्टिस करना चालू किया तो वो जो मैं जो 5th क्लास में जो उन्होंने जो मुझे कहा था वो धीरे धीरे कनेक्ट मैंने करना चालू किया कि क्या यही ये माध्यम है वहाँ तक जाने का। तो वो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। अभी तक मैं सिंगिंग कर रहा था, बचपन से सिंगिंग में करते आ रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया और उसके बाद जब चौबे सर ने मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर ऑफर किया, जब मैं उसको परफॉर्म करना चालू किया तो मुझे लगा कि यार ये तो एक अलग ही दुनिया है और ये इसमें एक अलग ही मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा कि मुझे करना चाहिए। फिर मैं प्रैक्टिस में जाने लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे छोटा रोल से बड़ा रोल दिया। फिर हम शो करने गए जोधपुर, उदयपुर और बिलासपुर, रायपुर। ये 4 जगह शो करने के बाद मैंने फाइनल किया कि मुझे एक्टिंग करना है। अच्छा। हाँ, तब चौबे सर और मुखर्जी मैम ने प्लान किया कि ये लड़का सिंगिंग के साथ एक्टिंग अच्छा कर सकता है, इसको हमको खैरागढ़ भेजना चाहिए जी। तब चौबे सर और मुखर्जी मैम ने मुझे पूछा कि तुम खैरागढ़ जाना चाहोगे? तो मैम मैं जाना चाहता हूँ बट मैं उतना वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। तो बोले कि तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा से बस कंफर्म कर लो कि तुम्हें जाने देंगे कि नहीं। परमिशन। हाँ, तो मैं गया, मैंने उनसे कहा कि आप कुछ मत बोलो, मैं खैरागढ़ जा रहा हूँ, आप लोग मना मत करना। पहले ही मैं बोल दिया कि आप लोग मना मत करना करके। तो वो लोग जानते थे कि ये मतलब इन सारी चीज़ों में मतलब इसको अच्छा लगता है, तो ठीक है बोले अगर तू करना चाहता है तो जा, हम लोग नहीं रोकेंगे। फिर दूसरे दिन मैंने बैग अपने पैक किया और चौबे सर मुझे अपना नंबर दे दिए थे, बोले कि बेटा तुम यहाँ से इस ट्रेन में निकलना, खैरागढ़ पहुँचना, मुझे फ़ोन करना। मैं गया खैरागढ़, वहाँ पहुँचा, फिर मैं उनको फ़ोन किया कि सर मैं आ गया हूँ। अब वो मुझे लेने आए, बस स्टैंड में गया, उसके बाद सामने वहाँ पे फॉर्म रखा हुआ था और लास्ट डेट था 2nd डे। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज ही फॉर्म भरना है। तो मैं फॉर्म सब भर लिया था, सिर्फ विषय को मैंने छोड़ दिया था। मैं कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि म्यूज़िक भी मुझे उतना ही मतलब अच्छा लग रहा था और एक्टिंग भी उतना ही अच्छा लग रहा था, लेकिन किसी एक को ही मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर सकता था। अब चौबे सर बोले कि बेटा तुमने सब भर लिया, ये विषय क्यों छोड़ दियो? तो नहीं, मैंने कहा नहीं सर भर रहा हूँ। फिर कुछ टाइम मैंने सोचा तो मन में एक डर रह गया था कि शायद अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं सर मैं म्यूज़िक लेना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग नहीं करना चाहता हूँ, और तो मेरे मन में मतलब वो चीज़ें बार बार घूम रही थी। फिर डर गया था कि कहीं मुझे वापस ना आना पड़ जाए गेजामुड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं संगीत नगरी में आ गया हूँ तो मैं एक्टिंग ले लेता हूँ और साथ में ही मैं यहाँ पे क्लासिकल सीख लूँगा। तो फिर मैंने वहाँ पे एक्टिंग लिया, थिएटर लिया वहाँ पर, और उसके बाद फिर मैंने क्लासिकल डिप्लोमा लिया। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। गेजामुड़ा से खैरागढ़ तक का सफ़र, और थिएटर के साथ साथ आपने सिंगिंग को भी प्राथमिकता दी, वहाँ आपने लोक संगीत भी सीखा है। हाँ, इस विषय में हम जरूर आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपने तीनों में कैसे सामंजस्य बैठाया, क्योंकि एक विधा को सीखने में ही कितनी कठिनाइयाँ आती हैं ये तो हम जानते हैं, पर आपने थिएटर भी किया, आपने वहाँ संगीत की भी शिक्षा ली और लोक संगीत की भी शिक्षा ली, तो आपने सामंजस्य कैसे बैठाया इन सब के बीच में? वहाँ पर क्या है कि आप जब एक विषय लेते हैं तो जैसे हम कॉलेज जाते हैं तो हमको 3 सब्जेक्ट चुनने का चांस रहता है कि आप क्या क्या ले सकते हैं। तो मैंने देखा कि मैं मेन कोर्स तो एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के साथ आप भले ही इंग्लिश में जाए या ना जाए, लेकिन हिंदी आपको थिएटर के लिए मस्ट है कि आप हिंदी में कमांड आपकी अच्छी हो। तो मैंने 2nd बी में मैंने लिया हिंदी साहित्य, और सी एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं उसमें कोई एक म्यूज़िक वाला ही चीज़ें उसमें लूँ। तो मैंने देखा कि उसमें मुझे फोक म्यूज़िक मिल रहा था, और फोक म्यूज़िक में मुझे ऑल इंडिया का फोक म्यूज़िक जानने के लिए, सीखने के लिए उसमें मुझे मिल रहा था। तो क्या होता है कि एक्टिंग के साथ म्यूज़िक जुड़ा हुआ है जी। एक्टिंग एक मतलब ऐसी विधा है जिसमें सारे कला उसमें समाहित हैं। उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें मतलब पेंटिंग्स है, उसमें स्कल्पचर है, उसमें डांस है, उसमें रिदम है, सारा कुछ है। तो मैंने कहा कि ये फोक म्यूज़िक मुझे आगे जा कर के हेल्प करेगा एक्टिंग में, क्योंकि आप एक्टिंग में आपको एक लय के बारे में भी जानना, रिदम के बारे में भी जानना, सुर के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये चुना ताकि मैं एक तो ऑल इंडिया का फोक जान पाऊँगा, अलग अलग कल्चर को जान पाऊँगा, और फिर ये मुझे आगे थिएटर करने में हेल्प करेगा। जी। और इसलिए फिर मैंने सी ग्रुप में मैंने
फोक म्यूज़िक लिया और अलग से मैंने क्लासिकल डिप्लोमा लिया हुआ था। खैरागढ़ में एक ये सुविधा है कि आप एक डिग्री के साथ एक डिप्लोमा ले सकते हैं, तो मैंने क्लासिकल डिप्लोमा लिया ताकि क्लासिकल भी मेरा स्ट्रांग रहे। जी जी, आपकी ये जानकारी हमारे श्रोताओं को ज़रूर काम आएगी जो खैरागढ़ की ओर जाना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने फोक म्यूज़िक भी सीखा है, जैसा कि हमें जानकारी मिली है खैरागढ़ में अपनी शिक्षा के दौरान आपने NS यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप भी प्राप्त की है। उस विषय में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए, ये क्या होता है, इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, CCRT भारत सरकार अलग अलग विधाओं पे वो स्कॉलरशिप मतलब स्टूडेंट को देते हैं। उसमें म्यूज़िक है, एक्टिंग है, डांस है, पेंटिंग्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो जब ये मुझे पता चला कि वो 25 ईयर्स तक रहता है, जी, यानी कि 20 से लेकर के 25 ईयर्स तक के एज के बीच के लोग उस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो जब मैं 3rd ईयर में था तब मुझे पता चला कि इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं तो आपको उसी विधा को सीखने के लिए और उसको मतलब अचीव करने के लिए आपको वहाँ से 5000 आपको स्कॉलरशिप पर मंथ मिलता है। तब फोक 3 साल में मेरा स्ट्रांग हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फोक म्यूज़िक में मतलब यहाँ के जो कुछ जो विलुप्त जिसको लोग भूल रहे हैं, जी, मतलब उन सॉन्ग्स को उठा करके मैं क्यों ना तैयारी करूं और तैयारी करके मैं इसको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करूं। फिर मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, फिर वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया। तब मैं यहाँ के जो फोक हैं सुआ, कर्मा ददरिया के साथ जो कुछ और गाने हैं जिनको लोग मतलब अधिकतर अब गाने उनको भूल रहे हैं, तो वो मैंने सब तैयारी किया और मैं वहाँ पर गया। वहाँ पे पैनल में 10 लोग बैठते हैं, मतलब आपको अलग तरीके से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आपको मतलब हमारी विधा के बारे में या जो आपने विधा चुना हुआ है उसके बारे में कि आपने क्यों लिया, ये क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों रिसर्च करना है इसमें। तो फिर वो सारे सवालों का मैंने जवाब दिया और परफॉर्म उनको अच्छा लगा और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया इसलिए मैंने वहाँ पर MA कर पाया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत उस टाइम के लिए ज़रूरी था। जी, 2 साल शायद अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता मुझे तो शायद मैं MA की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन वो मुझे मिला तो एक पैसा मुझे लगा कि अब हाँ कि पर मंथ अगर मुझे 5000 मिल जाएगा तो वहाँ पे फ़ी देना और वहाँ पे जो भी मतलब खाने के हैं या हॉस्टल के मैं पे कर पाऊँगा। और 3 साल तक चौबे सर और कल्याणी मुखर्जी मैम ने बहुत हेल्प किया, मतलब रेडी हुए उनके जीवन भर कभी मतलब एक माता पिता उतना प्रेम करते हैं जी, जितना उन्होंने मुझे किया है, तो उन्होंने बहुत किया। फिर जब ये मुझे मिल गया तो फिर मैंने उनको खुशी होकर बताया कि मतलब ये मुझे आगे के लिए मिला है और मैं MA यहीं से करूँगा करके। तो मैं चाहूँगा कि जो भी इस विधा में चाहे ड्रामा या डांस या फोक या रिदम पे, तो उनको ये अप्लाई करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि आप सीखते भी हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए वो पैसा बहुत काम आता है। जी जी, मोहन जी बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोहन जी, आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा के बाद NSD रिपेट्री नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रिपेट्री कंपनी की तरफ रुख किया। आप वहां तक कैसे पहुंचे, इस बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सब वाकिफ़ हैं। एक से बढ़कर एक कलाकार वहाँ से पारंगत होकर निकले हैं। वहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में हमें कुछ बताइए। जी बिल्कुल। एक तो मेरे जो सर हैं चौबे सर, वो वहीं से पास आउट हैं, तो उनके बारे में हम कंटिन्यू NSD के बारे में सुनते रहे कि वहाँ पे किस तरीके से एक्टिंग वहाँ पे सिखाया जाता है और किस तरीके से आप चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 2013 में मैंने अप्लाई किया था स्टूडेंट के लिए, पढ़ने के लिए। तब कॉल लेटर आया, तब उस टाइम मैं नहीं जा पाया इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने प्लान किया कि मैं यहीं से मास्टर करूंगा, एक्टिंग में ही। मास्टर करके जब मैं निकल रहा था तो मेरे सीनियर हैं धीरज सोनी। तो होता है कि जब आप निकलते रहते हैं तो आपको लगता है कि यार आप लास्ट टाइम एक बार मिल लें, उसके बाद तो सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो सिर्फ मुझे NSD के बारे में पता था, जहाँ पे वहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। NSD रेपेट्री के बारे में मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी वहाँ पे है। तो जब मैं गया तो वो एक एप्लीकेशन बना रहे थे। मैंने पूछा कि दादा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि यार मैं NSD रेपेट्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये क्या है, मैंने पूछा। तो बोले कि वहाँ पे आर्टिस्टों को सेलेक्ट करते हैं भारत सरकार, और उसके बाद फिर वो आर्टिस्टों को वहाँ पे सैलरी वहाँ पे देते हैं, आप परफॉर्म भी करते हैं और आपको सैलरी भी देते हैं। तो मैंने कहा कि यार ये तो अच्छा है कि हम जो करना चाहते हैं वही तो वो करा रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो बोले जी बिल्कुल कर सकते हो। तो मैंने कहा कि आप मेरे लिए भी एक एप्लीकेशन बना दीजिए। उन्होंने बना दिया, उसी दिन हमने पोस्ट कर दिया। फिर 1 हफ्ते के बाद वहाँ से हमारे पास कॉल लेटर आया इंटरव्यू के लिए। हम दोनों गए साथ में, और वहाँ पर भी पैनल में 10 लोग बैठते हैं जो आपको एक्टिंग को लेकर के, वहाँ पे मल्टी टैलेंटेड उनको चाहिए।
आप केवल एक्टिंग लेकर के जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। आप एक्टिंग के साथ सिंगिंग, डांस या आपको म्यूज़िक का प्रॉपर सेंस हो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर म्यूज़िकल प्ले करते हैं। एनएसडी जिसमें केवल स्टूडेंट 3 साल के लिए पढ़ने जाते हैं, और एनएसडी रेपर्टरी जिसमें जो सीखा पढ़ा है, जो प्रोफेशनल एक्टर हैं, उनको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। और वहाँ पर क्या है कि पूरे इंडिया से केवल 20 आर्टिस्ट सेलेक्ट करते हैं, पूरी इंडिया से। हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि एक स्टेट से एक आर्टिस्ट, तो वो भी उसमें सेलेक्ट हो पाना मुश्किल रहता है। जब मैं वहाँ पे गया, उसके बाद एक्टिंग के साथ फिर मैंने यहाँ के फोक, जो मैंने सीखा था फोक, वो वहाँ मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने वहाँ पे फोक सुनाया। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पे सीख रहा था तब मैंने हारमोनियम प्ले करना मैंने सीखा, तो वो मुझे बहुत काम आया। वहाँ पर मैंने बजाया, तो वो उनको लगा कि ये एक्टिंग के अलावा ये सिंगिंग भी कर सकता है, ये बजा भी सकता है, यानी कि इनको मतलब हाँ। तो फिर उनके सवालों का जवाब भी मैं देते गया और इस तरीके से वो गाने भी सुने। फिर मैं वहाँ से निकलने के बाद फिर मुझे तो लग रहा था कि नहीं यार, मैंने अच्छा किया है और मेरा हो जाना चाहिए। फिर मैं और भी देखा कि वहाँ पे और बहुत सारे लोग थे, तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार, बहुत मुश्किल से यहाँ पे सिलेक्शन होता है। मैंने कहा ठीक है, चलो, हमने अपना तो इंटरव्यू दे दिया, अब हम आ गए। आने के बाद फिर उनका कुछ दिन के बाद कॉल आया, तो मैं रिसीव नहीं कर पाया था। फिर बाद में उन्होंने मेल किया था, मैंने मेल चेक किया, तब 2 ही दिन बचा था। उनको फिर से रीसेंड करना था उनको मेल कि हाँ मैं आऊँगा करके। फिर उसके बाद मैंने चेक किया, फिर उनको भेजा। भेजने के बाद हाँ, एनएसडी जाना मेरा सपना था, बट मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक स्टूडेंट ग्रुप में नहीं जा पाया तो मैं एक आर्टिस्ट ग्रुप में कम से कम मैं एनएसडी जा रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर वहाँ से निकले हैं। वहाँ से अनुपम खेर साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, ओमपुरी साहब, सारे वहीं से निकले हैं, इरफान खान साहब। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर मुझे लगा कि यार मतलब यहाँ से तो मुझे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के टॉप 10 डायरेक्टर आपके साथ प्ले डायरेक्शन करने के लिए आते हैं। आप एक साल में 3 प्ले आप करते हैं, 3 आपके साथ नए डायरेक्टर आते हैं, तो तीनों के साथ अलग अलग चीज़ों को आप सीखते हैं। तो वहाँ पे आपको सैलरी भी आप वहाँ से आपको मिल रहा है, प्लस आप वहाँ पर जो चीज़ें कर रहे हैं उसको और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वो बहुत मतलब बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहीं से मतलब आपकी कनेक्शन बनना चालू हो जाता है अच्छे अच्छे डायरेक्टरों से, एक्टरों से। तो फिर वहाँ से आपको आर्थिक रूप से भी आप स्ट्रांग हो जाते हैं, और आपका एक कलाकार के रूप में एक कनेक्शन भी बढ़ना चालू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हर एक एक्टर को वहाँ के लिए ट्राई करना चाहिए, जाना चाहिए, आपको और अच्छा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। आगे बढ़ते हैं हमारी चर्चा की ओर। आपने कई सारे थिएटर प्ले किया है, बतौर एक्टर भी आपने कई फिल्मों में काम किया है, आपने कई प्ले यानी कि नाटक को डायरेक्ट भी किया है। तो हमें अपने नाटक और फिल्मों के बारे में कुछ बताइए। आपने पहले नाटक की शुरुआत कहाँ से की थी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, इस बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले मैंने नाटक एज एन एक्टर किया था मधुशाला, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और वहाँ से जो अभी हमने जो बात किया, मतलब जो पूरी जर्नी हमने बात किया कि कैसे मैंने वहाँ से एक्टिंग स्टार्ट किया, फिर कैसे मैं खैरागढ़ पहुँचा। तो जब खैरागढ़ में एक्टिंग के साथ हमको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। वहाँ पे आपको लाइट, फिर डायरेक्शन का, कॉस्ट्यूम, मेकअप, आप सारी चीज़ों को एक्टिंग के साथ साथ आप जानना चालू करते हैं। तो एक्टिंग के साथ साथ मतलब म्यूज़िक तो मैं कर ही रहा था, लेकिन म्यूज़िक के साथ मेरे माइंड में एक कोने में कहीं था कि मैं कभी डायरेक्शन भी करूँगा। जब मैं यहाँ से निकलूँगा, जब थोड़ा सा और मुझे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब आप डायरेक्शन करते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ों को बाहर से आपको देखना पड़ता है, मतलब फिर आपका नज़रिया बदल जाता है। जी। जब आप एक्टिंग करते रहते हैं तब आप केवल अपने एक्टिंग पे आप मतलब फोकस करते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्शन पे आते हैं तो आपको जो अब जिस एक्टर से आप एक्टिंग करवा रहे हैं आप वो भी आपको देखना पड़ता है। फिर क्या लाइट क्या यूज़ अब हो रहा है वो भी देखना पड़ता है, क्या कॉस्ट्यूम होगा, क्या प्रॉप्स आएंगे इसमें, कैसे उसके ब्लॉकिंग होगा, ये सब आपको ध्यान देना पड़ता है। तो सबसे पहले जो प्ले मैंने डायरेक्शन किया, उल्लू पंचायत, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसमें हमने बहुत मेहनत किया। हाँ, इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कल्याणी मुखर्जी मैम को, विवेक तिवारी जी को और मेरे सर चौबे जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप रायगढ़ जाओ और वहाँ पर एक प्ले डायरेक्शन करो। तब मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर ये मेरे बड़े लोग अगर मुझे कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हाँ मतलब मैं डायरेक्शन कर सकता हूँ। तब मैं आया, और ये पंचतंत्र की कहानी है, हंस और हंसिनी। ये विवेक तिवारी जी ने मुझे बताया कि ये एक स्टोरी है मोहन, जिसको आप प्लान कर सकते हो।
मैंने वो स्टोरी पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको फिर हमने रिक्रिएट किया, उसको अडॉप्टेशन किया उसको, फिर उसको हमने स्टोरी उसको थोड़ा सा लंबा हमने बनाया और उसके बाद फिर उसमें हमारे यहीं रायगढ़ के कलाकारों को हमने लिया और उसमें जो मेरे दिल के जो दो करीब पात्र हैं, हंस और हंसिनी, वो मतलब कमाल के पात्र हैं वो दोनों, और उनके साथ उनको एक्टिंग बताने में और उनके साथ कोलैबोरेट करके जो चीज़ें हमने निकाल करके सामने लाया वो सच में मतलब बहुत अच्छा रहा। और यही हमने ऑडिटोरियम में हमने परफॉर्म किया, यहीं रायगढ़ के बहुत सारे दर्शक वहाँ पर देखने आए थे, तो वो प्ले उनको बहुत अच्छा लगा था। और मैं कई लोगों से सुना था कि हम ये फर्स्ट टाइम इस टाइप का प्ले देख रहे हैं जिसमें हमको बहुत मज़ा आ रहा है, म्यूजिकल है, गाने हैं, तो वो मेरे लिए पहला एक अलग अनुभव था कि मैं डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ, मैं डायरेक्शन भी कर सकता हूँ और लोग मेरे डायरेक्शन को पसंद कर रहे हैं। हालांकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा था, उसमें बहुत कमियां रही हैं, लेकिन लोगों ने जिस तरीके से वो एक्सेप्ट किया मुझे अच्छा लगा। हमने सुना है कि इसमें आपने म्यूजिक डायरेक्ट भी किया था और उसके सॉन्ग्स भी काफी लोगों ने पसंद किया था। मैंने खुद भी वो प्ले देखा है। तो उसका कोई गाना बिल्कुल हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक गाना मैंने कंपोज किया था हंस और हंसिनी के ऊपर, मैं वो सुनाना चाहूँगा। री रा 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 तरा री रा रा रा, री रा 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 तरा री रा रा रा, तरा रा तरा रा तरा रा 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 रा, री रा 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 तरा री रा रा रा। ए हंसिनी तोर से माया होगे ना, ए हंसिनी तोर से प्यार होगे ना, प्यार होगे ना तोर से प्यार होगे ना, ए हंसिनी तोर से प्यार होगे ना। मोहन जी, वर्तमान में आप मायानगरी मुंबई में अपने कार्य क्षेत्र की ओर अग्रसर हैं। आप मुंबई में अपने कार्य के बारे में कुछ बताएं, वहाँ किस तरह से आप अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 2018 4 अगस्त में मुंबई गया। मुंबई जब मैं 10th क्लास में था तब से जाना चाहता था मैं, एक माइंड में था मतलब कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन वो सफ़र करने के लिए इतना जो मैंने खैरागढ़ गया, खैरागढ़ जाने के बाद मैंने 4 साल NSD किया, तब जाने के बाद मुझे लगा कि 2018 में कि अब मुझे मुंबई जाना चाहिए, अब मैं मुंबई में जा करके अपने आप को या अपने परफॉर्मेंस को मैं बता सकता हूँ, वहाँ पर अपने काम को वहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं। तब मैं गया तो बाहर से हमको लगता है कि आसान है जी। ये हर एक्टर को, हर कलाकार को लगता है जो वहाँ पे जा कर के मतलब परफॉर्म करना चाहते हैं उनको। कहीं मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं, जाने के बाद चीज़ें तुरंत मिल जाएंगी आसान है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। जाने के बाद फिर आपको पता चलता है कि बहुत मेहनत है वहाँ पर, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। जब तक आप वहाँ पर टाइम नहीं देंगे, जब तक आपके काम को या आपको लोग नहीं जानेंगे, तब तक आपको वहाँ पे कोई मौका नहीं देगा। वहाँ पर मतलब आपको हर दिन जूझना पड़ता है। आज हैप्पीनेस है, आप कल आपको अचानक लगे कि यार कुछ नहीं मेरे सामने, मतलब ऐसा भी वहाँ पे होता है। तो दुआ है भगवान की जो अभी तक सारी चीज़ें सही चल रही हैं। और 1 साल निकलने के बाद जब मैं 2018 में गया तो साल का एंड जब हो रहा था, तब मुझे पहला ऑफर आया वेब सीरीज कबूतरी के लिए, और उसमें मुझे बहुत एक प्यारा कैरेक्टर, मुझे मंगल का कैरेक्टर उसमें मिला है। इसके डायरेक्टर हैं अंकित जायसवाल और राइटर हैं राहुल जी। ये वेब सीरीज अभी बन करके कंप्लीट हो चुकी है, अब OTT पे रिलीज करने के लिए रेडी है ये। तो इसमें मैं बतौर एक्टर और बतौर सिंगर मैंने इसमें काम किया है। मुझे एक सॉन्ग उसमें गवाया गया है। जैसे हम शूट करके आए गुजरात में, हम इसको शूट कर रहे थे, उसके बाद फिर जो हम सब 2 साल से भी झेले हैं कोरोना महामारी से, तो वो इसलिए पेंडिंग रहा क्योंकि 2 साल तक सारी चीज़ें बंद रही। लेकिन अब जब फिर से अब सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, काम चालू हो गया है, तो वो अब आने की रेडी है। और उसके बाद मैंने एक फिल्म किया है ब्लेस यू, वो अभी फिल्म फेस्टिवल और बाकी चीज़ों में भी जाने के लिए रेडी है। वो भी इंडिया पे उसको रिलीज़ करेंगे। और इस तरीके से वहाँ पे काम चल रहा है। बतौर थिएटर डायरेक्टर में वहाँ पर साथ में भी काम कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे ड्रामा टॉकीज़ है, उसके संस्थापक हैं राजीव मिश्रा। वो क्या करते हैं कि नए नए आर्टिस्टों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं वो, तो वहाँ स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए। तो उनके साथ अभी मैंने 3 प्ले मैंने डायरेक्शन किया, सॉरी पहला प्ले मैंने उनके साथ किया मिराकल सूट, जो पहला शो ही हाउसफुल रहा, लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा। फिर दूसरा प्ले मैंने उनके साथ किया एक और द्रोणाचार्य, और तीसरा प्ले मैंने किया महारथी जो कर्ण पे आधारित है। तो ये 3 प्ले मैंने किया। और एक्टिंग के साथ मुझे ये अच्छा लगा कि आप डबिंग भी कर सकते हैं। डबिंग भी एक अलग ही मतलब दुनिया है। जब एक्टर जब आप पूरी फिल्म शूट कर लेते हैं, उसके बाद
किसी एक्टर को एक अगर अलग वॉइस देना है तो उसके लिए डबिंग डायरेक्टर को बुलाया जाता है या डबिंग आर्टिस्ट को बुलाया जाता है। तो साथ ही साथ मैं वो भी कर रहा हूँ, डबिंग भी कर रहा हूँ मैं। तो एक्टिंग, डबिंग और सिंगिंग और प्ले डायरेक्शन ये मुंबई में भी मेरा चल रहा है साथ ही साथ। जी, बहुत सारे कार्य की ओर आप अग्रसर हैं और आशा करते हैं आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। केजामुड़ा नामक छोटे से गांव से निकलकर खैरागढ़, फिर एनएसडी रिपेक्ट्री, फिर माया नगरी मुंबई तक का सफ़र एक भोले भाले गांव के मोहन के नज़रिए से जानना चाहेंगे हम। कैसा रहा आपका सफ़र, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और आपकी उपलब्धियाँ? इसमें बहुत उतार चढ़ाव रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मम्मी पापा म्यूज़िक से रिलेट रखते हैं वो लोग। मम्मी सिंगिंग करती हैं और पापा ढोलक प्ले करते हैं। तो स्टार्टिंग से मतलब वो मुझे मिला है, मतलब वो गांव में कीर्तन गाने के लिए जाते थे तो मुझे भी ले चलते थे। फिर पता चला कि एक दिन मैं उसी मंडली का मैं लीड सिंगर बन गया हूँ। फिर मैं स्टार्ट करता था सॉन्ग। उसके बाद मुझे लगा कि केवल सिंगिंग करते रहूँगा तो फिर सही नहीं रहेगा, मुझे किसी एक इंस्ट्रूमेंट को मतलब सीखना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे सीखना चाहिए हारमोनियम। तो मेरे पास के ही गाँव में है बनहर, वहाँ जो मेरे सबसे पहले गुरु रहे हैं रमेश कुमार सूर्यवंशी, तो उन्होंने मुझे सिखाया हारमोनियम। वहाँ से मैंने वो सीखा। सीखने के बाद गांव में जब मैंने पहले बार परफॉर्म किया तो लोगों को अच्छा लगा। वो मुझे धीरे धीरे अंदर से एक ऊर्जा मुझे प्रदान कर रहे थे, दे रहे थे कि तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम आगे जा सकते हो, जा सकते हो। ऐसे ही करते करते जब मैं 8वीं क्लास गाँव तक में पढ़ा, फिर वहाँ से जब मैं धनांगर आया, वहाँ पर मुझे बेला मैम मिली। उन्होंने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय इन सब में मुझे उन्होंने भेजना चालू किया। हाँ, मैं और कहना चाहूँगा कि जैसे गांव में जो खेत में जो धान लगाते हैं ना, मतलब उन सारी चीज़ों को भी मैं उस टाइम किया हूँ। तो वो मैं नहीं भूल सकता, मतलब क्योंकि मुझे करना था और उस टाइम उतना स्ट्रॉन्ग फैमिली नहीं थे उस टाइम। तो फिर भी मम्मी पापा ने बहुत किया और साथ में हम लोग भी लगे रहते थे कि कहीं से कुछ आ जाए तो फिर फी सब हो जाएगा। तो वो एनर्जी मतलब ना ये मैं मानूंगा कि वो कभी डाउन नहीं हुआ। एक मेरा पॉइंट था कि नहीं, मुझे मतलब केवल आगे जाना है, लेकिन इसके लिए चाहे मुझे साथ में काम भी करना पड़े या मेहनत मजदूरी करना पड़े, मैं करूँगा। लेकिन जो मैं सीखना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना है। फिर मैं धनांगर स्कूल में आया, वहाँ से फिर राज्य स्तरीय गया। फिर वहाँ से जब हम जीत करके आए, फिर वहाँ से फिर मैं रायगढ़ आया। रायगढ़ में कल्याणी मुखर्जी मैम तो मेरे से बिना बोले ही उनको पता था कि ये जाएगा ही। वो नाम भेज देते थे कि तुम इस स्कूल में कल तुम्हें जाना है परफॉर्म करने के लिए। तो वो मुझे जहाँ जहाँ मैं गया, भगवान की कृपा से मैं सेकंड फर्स्ट यही आता था, अधिकतर तो फर्स्ट ही आया। तो ऐसे करते 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 फिर जो रास्ता जहाँ मैं पहुँचना चाहता था खैरागढ़, वो कड़ी मुझे वहाँ से मिल गया। फिर मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी हाँ, मैं खैरागढ़ जाने के बाद नहीं भूल पाऊँगा मृदुला मैम जी को और राजेंद्र यादव सर को। ये बताना मेरे लिए मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए फ़ी सारा कुछ हो गया था। पढ़ने के लिए मेरा फ़ी तो सब हो गया था, क्योंकि कल्याणी मुखर्जी मैम और चौबे सर ने कर दिया था। हॉस्टल फ़ी और खाने का भी फ़ी वहाँ पे देना रहता है, जो मेरे पास नहीं था वो उस टाइम। मैं ऐसी अपने कॉलेज के नीचे में खड़ा हुआ था, तो राजेंद्र यादव सर आए जो हमारे हॉस्टल इंचार्ज हैं। उन्होंने पूछा कि यार ऐसे उदास क्यों खड़े हो? तो मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है। अच्छा बोले, तुम रुको बोले यहाँ पर। वो गए। आधे घंटे के बाद ऊपर से एक पियून आया। उन्होंने मुझे कहा कि आपको मैम बुला रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो मैम जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर में गया था, जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये सुना कि वो लड़का एक्टिंग सीखने आया है। मुझे लगता है कि कॉलेज आने से पहले उन्होंने ATM गया होगा, वो पैसा निकाले थे, वो पर्स में रखे थे। मैं गया, उसके बाद सीधा उन्होंने मुझे बोला कि ये रखो, 3000 उन्होंने मुझे दिया, ये जाओ तुम अभी तुरंत जाओ, हॉस्टल फ़ी मतलब अभी दो, और तुम एक्टिंग सीखने आए और तुम सीखोगे, यहाँ से तुम वापस नहीं जाओगे। तो मैं वही सोच रहा था कि ये सारी चीज़ें कि मैं करना चाह रहा हूँ, वो मेरे जो जज्बा है, इसलिए सारी चीज़ें मतलब ये मेरे पीछे सब अच्छा अच्छा हो रहा है, ये मुझे लग रहा था। कि कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सारी कायनात आपके लिए पीछे लग जाते हैं, तो वो मुझे लग रहा था। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए फिर साक्षात मतलब सरस्वती है, जो मैं जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं और वो मुझे बिलीव करके दे रहे हैं कि लड़का अच्छा कर सकता है, लो जाओ। फिर उसके बाद हॉस्टल में मेस का मेरा मतलब फ़ी माफ़ कर दिया गया। तो ये मेरे लिए वहाँ सीखने के लिए, वहाँ रहने के लिए मेरे लिए इससे और बड़ा हेल्प मेरे लिए नहीं हो सकता था। ये सारी चीज़ें मुझे आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए बाध्य करते रहे। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे मतलब आगे आते गया। हाँ,
जी, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है आपका स्टोरी और आपका सफ़र। आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला मोहन जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जाते जाते हम जानना चाहेंगे कि आप रेडियो धूम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा। ये बात कहते कहते मुझे लगा कि जिस तरीके से आपके माँ बाप आपको आगे पहुँचाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, आपको हर चीज़ में, आपके हर ज़िद में वो खड़े रहते हैं, तो कई बार मुझे ऐसे सुनने को मिलता है, पता चलता है कि आपको उन्होंने मतलब पाला, आपको उन्होंने बढ़ाया, फिर आपको पढ़ाया, फिर आपकी शादी भी करा दी, आप मतलब सारा कुछ उन्होंने कर दिया। उसके बाद एंड में ऐसा एक टाइम आता है, हमको लगता है कि वो हमारे ऊपर बोझ बन रहे हैं। कई ऐसे हैं बेटे जो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं या उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यार, जिन्होंने पूरे जीवन आपको दे दिए और जब उनकी बारी आई तब आप उनको छोड़ देते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपने माँ बाप, उनके ख्याल करें, उनको साथ में रखें, उनको प्यार दें, क्योंकि यही है। बाकी दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देगा, लेकिन एंड तक अगर कोई साथ देगा तो आपके माँ बाप हैं, या जो आपके जो अच्छे गुरु हैं, जिन्होंने आपको अच्छा रास्ता बताया, आप हमेशा उनके सम्मान करें। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा। जी मोहन जी, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। मोहन जी, हम आपके बारे में कुछ ना कुछ आए दिन पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच का कोई व्यक्ति पूरे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, और आज आप हमारे रेडियो धूम के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, रेडियो धूम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और बहुत सारे अच्छी हमने बातें की। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। श्रोताओं, ये थे हमारे आर्टिस्ट ऑफ द डे के आर्टिस्ट मोहन सागर जी, जिन्हें आप सुन रहे थे रेडियो धूम 89.6 पर अपनी दोस्त आरजे पिया के साथ। इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा है पवन दिव्यांशु मिश्रा का, और इस प्रोग्राम का संचालन किया है आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे पिया ने, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमाशंकर शुक्ला। बने रहिए रेडियो धूम के साथ, क्योंकि यहाँ मनोरंजन का सिलसिला अभी जारी है। नमस्कार। ये तो रहेंगे एक्साइटेड क्योंकि इनको चाहिए 4 या 6, लेकिन हमको करना है अपना चैनल फिक्स। रायगढ़ का मोस्ट एंटरटेनिंग रेडियो स्टेशन 89.6 रेडियो धूम।